आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज की ये जो सीरीज़ है वो स्पेशली है उन बच्चों के लिए जो कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते हैं। हर एक क्वेश्चन के पीछे कहीं न कहीं एक एक्सप्लेनेशन होता है और वो जानना चाहते हैं कि उस एक्सप्लेनेशन के पीछे भी क्या वजह रही होंगी। उस डीप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये पूरी आपकी जो सीरीज़ है वो ए से लगा के पूरी जेड आपको बताई जाएगी और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कहीं न कहीं तैयारी कर रहे हैं एक पर्पस से, क्योंकि क कोई चीज़ हम सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य और पर्पस होता है। तो हमारा जो इस क्लास या इस लेक्चर सीरीज़ को अटेंड करने का एक पर्पस, एक मोटिव है, वो क्या है? क्योंकि हम इस सीरीज़ में जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो कहीं न कहीं मदद करेगी हमारे सुपर टेट एग्ज़ाम में। जो यूपी वाले बच्चे हैं स्पेशली वो रिलेट कर पाएँगे। सीटेट एग्ज़ाम जो अभी आपका आने वाला है, जिसका नोटिफ़िकेशन अनाउंस हुआ है। यूपी टेट जो सीटेट के एसटेट सुपर टेट के पहले कराया जाता है, स्टेट एग्ज़ाम है, और एसटेट भी आपका हरियाणा स्टेट एग्ज़ाम है। इसी के साथ जो यहाँ चीज़ें नहीं लिखी हैं, क्योंकि हमारी आदत है जब तक चीज़ें लिखी ना मिलें तब तक हम उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो केवीएस में भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी पूछा जाता है। इसके साथ आपका एनबीएस में भी ये टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से पूछा जाता है। इसके साथ आपका DSSS में एक स्पेशली पेपर 2 ही इसी नाम से आता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी करके। तो उन सब से आप इस कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट को गहराई से पढ़ लिया है, अपनी चीज़ों को समझ लिया है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको डीप नॉलेज कॉन्सेप्ट की होगी तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आपके सामने आ जाए, आप उसे बड़ी ही आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा, और ये पहला हमारा प्रयास है इसमें। और इसके पहले जो वीडियो आई हैं वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जिसमें आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट का जो सिलेबस है किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो सीटेट का है चाहे वो सुपर टेट का है, वो समझाया गया था कि किस तरीके से आपका ये एग्ज़ाम में चीज़ें क्वेश्चन पुट अप होंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ये जो है वो पहला कदम है कॉन्सेप्ट को रिगार्डिंग, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो आपका कहीं ना कहीं सफ़र शुरू करती है उस कॉन्सेप्ट को लेकर। तो आज की वीडियो में हम पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, और मेरे लिए बताना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि इस चीज़ों में आपको किन चीज़ों की डिमांड करनी चाहिए और किन चीज़ों की डिमांड नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इसमें जो भी हम कंटेंट पढ़ेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके आपको एक तो फर्स्ट नंबर पे पीडीएफ नोट्स हमारी तरफ से नहीं मिलेंगे। उसका एक विशेष रीज़न है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप अपने हाथों से चीज़ों को लिखेंगे बजाय कि केवल और केवल सुनने के और दूसरों की पीडीएफ नोट से पढ़ने के, तो वो ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, आपकी मेमोरी में चीज़ें रहेंगी और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगी। क्योंकि जब आप अपनी भाषा में चीज़ों को लिखेंगे वो ज़्यादा क्लियर आपके दिमाग में होंगी। दूसरी बात, आपका मैं कोशिश करूँगा दिसंबर तक ये पूरा कोर्स ख़त्म कराने की। पूरा आपका जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ख़त्म हो जाए आपके दिसंबर तक, क्योंकि आपका लगभग उसके बाद सीटेट एग्ज़ाम है, तो उसका आपको अच्छा खासा मौका मिल जाए प्रैक्टिस कराने का। उसके बाद हमें भी मौका मिल जाए कई सारे प्रैक्टिस की तरह क्वेश्चन को लाने का, क्योंकि मेन एक पार्ट होगा आपका कॉन्सेप्ट और थ्योरी का, दूसरा मेजर पार्ट होगा आपका प्रैक्टिस का, तो वो भी हम लाएंगे। थर्ड नंबर पे अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, किसी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका नाम है पेडल अप डिस्कशन ग्रुप, या पेडल अप ग्रुप के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। ये वो ग्रुप है, अगर आप चाहें तो इस पर जुड़िए, अपना क्वेश्चन हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन बताने की, आपसे डील करने की। तो इस तरीके से आप हमसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने सिलेबस वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो अब ये सब जो डिस्कशन हमारे आप में बीच में होगा, ये चीज़ें कुछ क्लियर करने के लिए था, और आई होप वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो सीधे बढ़ते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की ओर कि क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने के जो पहला चरण है, जो पहली स्टेज है, पहला पायदान है, उसमें सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो समझते हैं डेवलपमेंट के बारे में। क्या है आखिर ये डेवलपमेंट, क्योंकि आपका नाम ही है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट वर्ड है, उसके मायने क्या है। चाइल्ड मीन्स हो गया आपका बच्चा, तो समझते हैं डेवलपमेंट क्या है। अब इसको समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि कुछ लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है, और वो कुछ लोग वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इस फील्ड में अपनी रिसर्च करी है, अपने कहीं ना कहीं अध्ययन को करा है। तो उनके अनुसार वो चीज़ क्या हो सकती है, क्योंकि इस जानने का सही तरीका है उन लोगों से जाने जो पहले से ही उस फील्ड में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो स्किनर की अगर बात करें तो स्किनर को आप सभी जानते हैं, जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते हैं, स्किनर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि स्किनर कौन थे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने दी हैं। तो स्किनर ने कहा है कि जो विकास है वो धीरे धीरे चलने वाली एक लगातार प्रक्रिया है ना। तो इसमें जो वर्ड फोकस है वो है आपका ग्रेजुअली एंड सॉरी वो है आपका ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब लगातार चलने वाला और
धीरे धीरे चलने वाला, मतलब ग्रेजुअल तरीके से, और कंटिन्यूस। इसका क्या मायने, मतलब विकास कहीं आपका रुक नहीं रहा है, डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा है ना। ऐसा इनका मानना था, ऐसा इनका कहना था। अगर बात करें गैसिल की, तो गैसिल ने क्या है, उन्होंने कहा है कि विकास जो है, डेवलपमेंट इज़ मोर देन अ कॉन्सेप्ट, मतलब एक अवधारणा मात्र नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा ही है। क्या है वो, नॉर्मल अपने आप को 3 रूपों में प्रकट करता है, और वो 3 रूप कौन से हैं, वो है आपका अंग विश्लेषण, ठीक है, दूसरा है आपका शारीरिक, तीसरा है आपका व्यवहारगत, बिहेवियरल। तो ये क्या है, इनका जरा डिफरेंस समझते हैं। अगर अंग विश्लेषण की बात करें, आप शारीरिक की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको इसको देख के ये लग रहा होगा ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बात करें एनाटॉमिकल की, तो इसमें आपका बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाता है, आपकी बॉडी पार्ट्स देखे जाते हैं, किस तरीके से उनका विकास होता है। अगर बात करें शारीरिक साइकोजेनिक की, तो इसमें आपका वर्किंग देखा जाता है कि आपका कहीं ना कहीं फंक्शन, जो शरीर का स्ट्रक्चर है, जो शरीर के पार्ट हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अंग विश्लेषण और शारीरिक दोनों एक ही चीज़ नहीं है। एक में आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखा जाता है, जो कि अंग विश्लेषण में आ जाएगा, और एक में आपकी बॉडी के फंक्शन या उसके वर्क को देखा जाता है, जो आपका शारीरिक साइकोजेनिक में आ जाएगा। व्यवहारगत में आपका बिहेवियर सीधा सा आ जाएगा, किसी चीज़ को लेकर आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो आपके व्यवहार में आ जाएगी। तो ये 3 रूप किसने बताए थे, गैसेल ने बताए थे। कभी कभी इस तरीके से सीधे से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आगे की बात करें, तो हरलॉक का नाम आपने सभी ने सुना है। हरलॉक ने विकास के ऊपर काफ़ी कुछ काम किया है। तो उन्होंने कहा है कि जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी की इन्होंने बात करी है, वो की दिशा की ओर होने वाले क्रमागत प्रगतिशील परिवर्तन। उन्होंने कहा है कि मैच्योरिटी की तरफ होने वाले क्रमागत, मतलब सिक्वेंशियल प्रगतिशील प्रोग्रेसिव चेंजेस क्या हैं, वो कहीं ना कहीं आपके विकास से संबंधित हैं। अब वो परिवर्तन क्या है, तो इन्हें परिवर्तनों को 4 रूपों में डिवाइड किया है। पहला रूप इन्होंने बताया आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज। दूसरा बताया अनुपात में परिवर्तन, रेशियो, चेंज इन रेशियो। थर्ड वन इज नए चिन्हों का उदय, और फोर्थ वन इज पुराने चिन्हों का लोप। तो ये इनसे क्वेश्चन आपका सीधे तौर पर आपको देखने को मिलता है। ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि हर लॉग के अनुसार कितने परिवर्तन बताए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बन गया है, तो 4 परिवर्तन बताए गए हैं। अब आकार में परिवर्तन क्या होगा, इनको समझ लेते हैं। तो आकार में परिवर्तन कहीं न कहीं ये आपके बॉडीली पार्ट्स को देखें कि आपका कैसे शरीर बढ़ता है। जैसे आपको ने नॉर्मली पता है कि जो छोटा बच्चा होता है, उसका सर और धड़ का अनुपात 1:4 होता है, धीमे-धीमे बढ़कर 1:8 में हो जाता है ना? मैं उम्मीद आपसे ये कर रहा हूँ कि इसके साथ ही जो मैं एक्सटर्नली आपको बताता चला हूँ, उसके नोट्स आप साथ-साथ में प्रिपेयर कर रहे होंगे। छोटे बच्चे का सर और धड़ का अनुपात 1:4 होता है, उसके बाद बढ़ के आपके एडोलसेंस में कहीं न कहीं 1:8 आ जाता है, एक अडल्ट की तरह। तो ये आपका क्या हो गया, ये आकार में परिवर्तन हो गया। अनुपात में परिवर्तन क्या होता है, ये आपको समझना होगा। तो चेंज इन रेशियो कहीं न कहीं आपको देखने को मिलता है कि उसकी कैसे बच्चे में एक उसका वेट आ रहा है, कैसे वो मतलब कहीं न कहीं अपना मास गेन कर रहा है। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं क्या आएगा, उसके अनुपात में परिवर्तन देखने को मिलेगा। नए चिन्हों की उदय की बात करें, तो आपको पता है कि बच्चे के दूध के दाँत पहली मर्तबा निकलना शुरू होते हैं, तो वो नए चिन्हों का उदय हो जाएगा। पुराने चिन्हों का लोप आपको पता है कि कहीं न कहीं आपके जो दूध के दाँत हैं वो हटते हैं, जो परमानेंट टीथ हैं वो आते हैं। तो ये पुराने चिन्हों का लोप और नए चिन्हों का उदय इस चीज़ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी आगे इस पर और डिस्कशन करेंगे, समझेंगे इस चीज़ को। अगर इसी अवधारणा को थोड़ा और एडवांस कर लिया जाए और समझा जाए कि एनईसीएफ आपका 2022 या एनईपी 2020 ने इस पे क्या बात करी है, तो सेम परिवर्तन की जैसे ही हमारी एनईपी या एनसीएफ ने एक अवधारणा दी है, वो अवधारणा है आपकी पंचकोश की अवधारणा। आपने पंचकोश को नॉर्मली जो हमारे भारतीय दर्शन है उसमें पढ़ा होगा। तो वो 5 कोष कौन-कौन से हैं, क्या उनके बारे में बात की गई है, हम समझेंगे। तो 5 कोष में आपके 5 कोष कौन-कौन से हैं, तो पहला है आपका अन्नमय कोष, है ना? वो आपके शारीरिक पहलू से जुड़ा हुआ है। फिर है दूसरा प्राणमय कोष, जो आपकी जीवन शक्ति मतलब ऊर्जा से संबंधित है। मनोमय कोष थर्ड वन पे आता है, जो आपका कहीं न कहीं मेंटल प्रोसेसिंग, मेंटल एक्टिविटी से संबंधित है। फोर्थ नंबर पे आपका विज्ञानमय कोष, जो आपके इंटेलेक्चुअल स्तर पे को रिलेट करता है। आनंदमय कोष, जो आपके कहीं न कहीं आध्यात्मिक स्तर से संबंधित है। तो ये 5 कोष की अवधारणाएँ, अब इनमें कैसे-कैसे चीज़ें आएँगी वो समझते हैं। तो बात करें अगर अन्नमय कोष की, तो अन्नमय कोष में क्या है, जो भी हम बच्चे को खाना देंगे, जो भी न्यूट्रिशन हम उसे देते हैं भोजन के तौर पे, वो कहीं न कहीं उसके फिजिकल डेवलपमेंट में काम आती है। तो ये इसकी जो अवधारणा है वो अन्न कोष से संबंधित है। प्राणमय कोष में क्या होगा, कहीं न कहीं जो आंतरिक और बाहरी क्रियाएँ बच्चा करेगा, तो उसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत होगी। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, खाने से। तो जो ऊर्जा उसमें कहीं न कहीं प्रभावित होगी, वो प्राणमय कोष से संबंधित होगी, है ना? शारीरिक ऊर्जा में जो काम करने के लिए मिलेगी। मनोमय कोष की अगर बात करें, तो मनोमय कोष में क्या है, उसका मानसिक स्थिति देखेंगे,
किस प्रकार से वो मानसिक लेवल पे, अपने मेंटल लेवल पे चीज़ों से डील कर पाता है, तो वो कहीं न कहीं उसके वातावरण से भी संबंधित होंगी। उसमें थोड़ा-सा पहलू उसका कहीं न कहीं हेरेडिटी का भी आएगा, तो ये सब उसके मनोमय कोष में आएगा। विज्ञानमय कोष की बात करें तो ये कहीं न कहीं उसके संज्ञानात्मक पहलू से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसमें आपकी बौद्धिक क्षमताओं को देखें, किस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिएटिविटी अप्लाई करता है, वो विज्ञानमय कोष में आ जाएगा। आनंदमय कोष की अगर बात करें तो कहीं न कहीं इसमें अमूर्त ऊर्जा प्रवाह को देखा जाता है। इसमें ध्यान हो गया है, स्पिरिचुअलिटी से लेके जितनी भी चीज़ें हैं, प्रेयर हो गई, इन सब चीज़ को आनंदमय कोष से रिलेट करके हम देख सकते हैं। तो ये पंचकोश की अवधारणा है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि पंचकोश की अवधारणा है भारतीय दर्शन से ली गई है, और इसको हमारे एनईपी और एनसीईआरटी ने बढ़ावा दिया है, और आगे इसी चीज़ को लेके आगे बात करी जा रही है ना। क्योंकि कहा जा रहा है एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हो कि हम अपने जो इंडियन कल्चर है उसको प्रमोट करें, है ना। क्योंकि उसमें भी आपको अथाह ज्ञान का भंडार मिलेगा, तो क्यों ना आप बाहर तलाशने से अच्छा है हम अपने अंदर खोजें। अब बात करते हैं कि आपने 2-3 टर्म सुने हैं यहाँ पे, एक ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मैच्योरेशन हो गया या मैच्योरिटी हो गया। तो एक्चुअल में ये क्या है, कौन सी बला है ये भी समझते हैं, क्योंकि हर बला से हमारा पाला पड़ेगा, है ना। उसमें ये भी है कि मोहब्बत करेंगे तो नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, नहीं करेंगे तो दूरियाँ बढ़ेंगी। तो इन चीज़ों से आपको मोहब्बत करनी पड़ेंगी, तभी ये चीज़ें समझ में आई हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ क्या है। तो ग्रोथ जो है आपका वो शारीरिक अंगों में जो आपके परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो आकार में हो, है ना, चाहे वो अनुपात में, ये सारे परिवर्तन आपके फिजिकल लेवल पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो जिस चीज़ से रिलेट करते हैं वो है आपका वृद्धि या ग्रोथ, है ना। इसमें जो परिवर्तन होंगे वो उनको कहीं न कहीं आप माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो ये मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ी या लंबाई बढ़ी, है ना, तो वो कहीं न कहीं आप मेज़र कर रहे हैं, तभी तो आप बता पा रहे हैं कि ये बढ़ा है। वज़न बढ़ा है, वज़न घटा है, इसको भी मेज़र कर पा रहे हैं, तभी तो आप बता पा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ से है, जो कि आपकी मात्रात्मक है। अगर इसका दूसरा पहलू देखें डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में हो सकता है कुछ पक्ष आप मेज़र कर पाएँ, कुछ पक्ष आप मेज़र ना कर पाएँ, है ना। ज़रूरी नहीं है डेवलपमेंट के सारे पक्षों को आप मेज़र कर पाएँ, है ना। जैसे आप मतलब पहले आप ए ऐसा बनाते थे, आज ए ऐसा बना रहे, तो आप कहेंगे हमारी स्किल में 0.2 का परिवर्तन आ गया। ऐसा नहीं कहते ना। तो कुछ चीज़ें मेजरेबल होती हैं, कुछ चीज़ें मेजरेबल नहीं होती। तो वो जो चीज़ें आएँगी वो आएँगी आपका डेवलपमेंट में। इसमें मेनली जो फ़ोकस किया जाता है वो गुणात्मक परिवर्तन, कि कितना गुण में परिवर्तन आ गया। अगर आप राइटिंग लिखना सीख रहे हैं तो पहले इस तरीके थी, अब कितनी बेहतर राइटिंग हो गई। तो कहीं नहीं वो क्वालिटी शो कर रही है ना। तो वो क्वालिटेटिव परिवर्तन आपका जो आएगा, क्वालिटी परिवर्तन जो आएगा वो आएगा, डेवलपमेंट का पार्ट होगा, ठीक है। अब इसमें कहीं न कहीं आपके वृद्धि शामिल होगी, क्योंकि उसको मेज़र किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। तो ये बात अभी आगे और डिटेल में समझेंगे। अगर मैच्योरेशन परिपक्वता की बात करें तो यहाँ जो आपको विशेष रूप से जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो आपकी स्वाभाविक परिवर्तन। क्योंकि पूछा जाता है कि मैच्योरेशन आखिर है क्या? तो आपके जीवन में, आपके विकास में जो स्वाभाविक परिवर्तन होंगे, स्वाभाविक वर्ड पे मैं इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ कि स्वाभाविक इन द सेंस आपका उसके ऊपर जोर है वो ना के बराबर है। तो वो स्वाभाविक ही होंगे, उन्हीं को आप मैच्योरेशन या परिपक्वता के तौर पे देखा जा सकता है। जैसे अगर आपको पता है कि बच्चा चलना है, एक-एक शब्द बोलना है 1 साल में शुरू करता है, 8 से के ऊपर 9 वर्ष से 9 महीने से ऊपर का बच्चा ये सब चीज़ें करता है, तो वो 9 महीने के बाद ही आएँगी या 1 साल के बाद ही आएँगी। आप सोचें वो 3 महीने के बच्चे में आ जाएँ तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम इनको कहते हैं स्वाभाविक परिवर्तन, मैच्योरिटी। उसको थोड़ा ऊपर-नीचे एनवायरनमेंट देके हम कर सकते हैं, उनको भी हम बाद में समझेंगे, और मेनली आपको ये समझना है जो मैच्योरेशन है, मैच्योरिटी है, वो स्वाभाविक होने वाले परिवर्तन है। ग्रेजुअली चेंजेस जो देखने को मिलते हैं वो आपके मैच्योरेशन में, मैच्योरिटी में आते हैं। ठीक है। अब बात करनी है जिस पे सबसे ज़्यादा डिबेट होती है, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। तो इनके बीच के अंतर को हम समझते हैं, क्योंकि सीधे तौर पे अंतर आपको ये एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें ग्रोथ की, तो मैंने अभी बताया ग्रोथ क्या है, मेज़रेबल है, माप सकते हैं। तो ये हमें बाहरी तौर पे देखने को मिल जाते हैं, तभी हम इन्हें माप सकते हैं फिजिकल लेवल पे। और अगर बात करें डेवलपमेंट की, ये कहीं न कहीं आपको व्यवहार में देखने को मिलते हैं। मैंने अभी आपको राइटिंग का एग्ज़ाम्पल दिया था, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। तो राइटिंग को क्या है, आज आपकी राइटिंग इतनी है, कल इससे और बेहतर हो गई। तो कहीं न कहीं वो आपके व्यवहार में चीज़ें दिख रही हैं। अगर ये बाहरी तौर पे ग्रोथ है तो उसको मैंने कहा मात्रात्मक है, मतलब मेज़रेबल है। और अगर आपके गुण में परिवर्तन आ रहा है तो वो गुणात्मक परिवर्तन हो गया, क्वालिटेटिव हो गया। इसलिए जो विकास है वो क्वालिटेटिव चेंजेस को दिखाता है। वृद्धि की बात करें तो ये कहीं न कहीं आपकी मेज़रेबल है, और मेज़र किससे करेंगे आप, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, मशीन से करेंगे। तो मेज़रेबल बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। अब गुणात्मक में आप मेज़र भी कर सकते हैं और मेज़र नहीं भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर एक डेवलपमेंट को आप मेज़र कर पाएँ किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ग्रोथ की बात करें, जो मेज़रेबल की अगर बात उठी ही है, तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है वो बच्चे के भार
बच्चे का वजन वेट कितना है। तो नॉर्मली अगर किलोग्राम की टर्म में बात करें तो 2.5 से 3.5 किलोग्राम के बीच एक बच्चे का वजन होता है, या 7 से 7.5 पाउंड। और अगर लंबाई की बात करें तो 19 से 21 इंच, अगर सेंटीमीटर में कहें तो 49 टू 51 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक वर्ड है लंबाई, और आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक हो गया लंबाई, एक आपका हो गया ऊंचाई। तो लंबाई और ऊंचाई की अगर बात करें तो क्या डिफरेंस है, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। यहाँ लंबाई है और यहाँ ऊंचाई है ना। जब हम किसी चीज़ को, जैसे बेबी होता है तो मम्मी क्या करती है, उसे सीधा खड़ा थोड़ी कर देती, उसे अपनी गोदी में लेती हैं एक बच्चे को, है ना। जब उसे गोदी में लिया जाता है तो वो लेटा हुआ स्टेट में होता है। तो जब लेटी हुई स्टेट की हम किसी चीज़ की मेजर करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लेंथ, ठीक है, लंबाई। लेकिन जब ऊंचाई की बात करें तो एक स्टेज के बाद बच्चा खुद से खड़ा होना सीख जाता है, खुद से चलना फिरना सीख जाता है। तो जब स्टैंडिंग पोजीशन में कोई चीज़ खड़ी होगी उसको अगर हम मेजर करेंगे तो वो आएगा ऊंचाई में। तो इस चीज़ को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ लंबाई की जगह ऊंचाई आ जाती है कि 19 से 21 इंच ऊंचाई है कथन के तौर पे। तो वो कथन अपने आप में गलत होगा, क्योंकि बच्चे की हम स्टार्टिंग स्टेज में ऊंचाई कभी माप ही नहीं सकते, वो लंबाई मेजर करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं, अगर और डिफरेंसेस को देखें तो अगर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि आपकी जो होगी वो किसी खास पक्ष को लेकर आप बताएंगे। आप कहेंगे कि इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई इतनी बढ़ गई, इसका वेट इतना बढ़ गया। तो एक पक्ष में आपने ऊंचाई की बात करी, एक पक्ष में आपने वेट भार की बात करी, तो किसी खास पक्ष को लेके ही आप चीज़ों को बताएंगे। और अगर बात करें डेवलपमेंट की तो ये कार्यात्मक फंक्शनल चेंज होते हैं, है ना। कि आप पहले मान लो गेंद को इस स्पीड पे फेंकते थे, अब इस स्पीड से फेंकने लगे, तो वो कहीं ना कहीं आपका फंक्शनल चेंजेस आपको देखने को मिलता है, वो भी गुणात्मक पक्ष में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि विकास में आपको कार्यात्मक स्तर पर परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगर वृद्धि की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं जो संरचनात्मक परिवर्तन है वो कोशीय स्तर पर। कोशिकीय स्तर क्या होता है कि आपको पता है कि हम जो बनते हैं, मान लो हमें क्रोमोसोम्स के थ्रू ऐसा कुछ हुआ, निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो हम बन गया है। तो मान लो ये हमारी कोशिका है 2n, जिसे हम संयुक्त कोशिका के नाम से जानते हैं। तो इसमें ही तो डिवाइडेशन होगा, है ना। तभी तो हमारे बॉडी में जो फिजिकल चेंज है वो देखने को मिलेंगे। आपकी जो मसल्स कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होती हैं, तभी तो आपकी जो जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनकी मसल्स क्या है, ब्रेक डाउन हो के आगे उनमें ग्रोथ देखने को मिलती है ना। प्रोटीन की मदद से वो टूट के फिर जुड़ती हैं, तभी तो मसल देखने को मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी क्या है, ये संरचनात्मक परिवर्तन है, वो भी कोशीय स्तर पर, कोशिकीय स्तर पर। और अगर परिवर्तन की या डेवलपमेंट की बात करें तो ये बहुआयामी होता है। ऐसा नहीं है किसी एक ही खास पक्ष को इंडिकेट करे, नहीं, ये अगर होगा तो आपके कई सारे पक्षों को एक साथ लेके भी चल सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि का जो मेन है वो एक खास उम्र तक ही चल सकती है, ठीक है। जब आपकी पूरी मैच्योरिटी हो गई, मतलब एक बच्चे ने मैच्योरेशन को लेवल को अचीव कर लिया, उसके बाद वृद्धि का होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी बहुत उसको स्ट्रेच किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू होती रहे। जैसे आपको पता है कि 21 साल या 20 साल तक हम लोगों की नॉर्मली बॉयज़ में लंबाई या ऊंचाई बढ़ती है, और लड़कियों में लगभग आपकी इतना ही होता है ना, 18 से 20 के बीच में। उसके बाद क्या होगा, ऐसा तो नहीं लाइफ भर आपकी लंबाई ऊंचाई बढ़ती रही, है ना। तो ये नहीं होता है। तो एक निश्चित उम्र तक ही चीज़ें घट बढ़ सकती हैं, उसके बाद इनका होना अपने आप में असंभव सा है। और अगर परिवर्तन विकास की बात करें तो विकास में जो चेंज है वो आपको उम्र से, मतलब जन्म से आपकी मृत्यु तक देखने को मिलते रहते हैं। हर चीज़ में आप कहीं ना कहीं रोज़ ना कुछ ना कुछ चीज़ों में डेवलप विकास करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं, जब तक आप मृत्यु तक नहीं पहुंच जाते, है ना। तभी कहते हैं जो डेवलपमेंट है वो आपका गर्भ से कब्र तक चलता रहता है, बॉम टू टॉम, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये था बेसिक आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है मेन, वो मैंने आपको बता दिया। मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप चाहें तो अपने नोट्स बना के, और अगर इसमें और भी कोई डिफरेंस है जो आपको अभी भी रह गया है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वैसे कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें भेज सकते हैं, वैसे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर बात करें क्वेश्चनों की, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनको थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बीच में चीज़ों को समझते चलना वो ज़्यादा बुद्धिमत्ता का काम है। तो क्वेश्चन कहता है कि इन द बिगिनिंग द नंबर ऑफ बोन्स ऑफ अ चाइल्ड इज अराउंड 270, है ना। इन द लेटर इट बिकम्स 206। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ये कहा गया है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें नॉर्मली जो हड्डियों की संख्या है वो 270 देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद जब वो कहीं ना कहीं एक ऐसी अवस्था अडल्ट एज तक या अडल्सेंस तक पहुंच जाता है, एक परिपक्व अवस्था तक पहुंचने लगता है, तो उसकी हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। तो ये किसका उदाहरण में आएगा, किस चीज़ में आप इसको रखेंगे, विकास में, वृद्धि में, मैच्योरिटी में, या लर्निंग में। तो यहाँ आपको क्या है, बोन्स में कमी देखने को मिल रही है ना। और हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ ये सोचें कि बोन्स है तो वो फिजिकल स्ट्रक्चर में आएगा,
उस हिसाब से इसका आंसर वृद्धि हो सकता है। बट यहाँ देखने वाली ये बात है कि मैंने अभी आपको डेवलपमेंट में एक चीज़ बताई कि कार्यात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो बोन्स अगर 270 से 206 हो रही हैं, तो मान लो ये बोन्स हैं, पहले कहीं ना कहीं वो ज़्यादा किसी ने नहीं, वो टूटी हुई अवस्था में होंगी, बाद में वो आपस में जुड़ के एक बन रही होंगी, तभी तो संख्या में कमी आएगी, है ना, टिश्यू के माध्यम से। तो ये कहीं ना कहीं उनका आपस में जुड़ना क्या है, फंक्शनल चेंज ही तो है। तो ये चीज़ आएगी आपकी डेवलपमेंट में, ये बात आपको समझनी है ना। और ये समझेंगे जब जब आप कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो द बेबीज हार्ट बीट कन्फर्म दैट द प्रेगनेंसी इज इंटैक्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको ये बताना है कि जो बच्चे की हृदय की धड़कन है उससे हमें ये पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं आपका गर्भ में बच्चा पल रहा है ना, उससे ये कन्फर्म होता है। तो ये किसका उदाहरण है, क्या विकास का है, वृद्धि का है, परिपक्वता है, या अधिगम का है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पूछा गया है कि हृदय की धड़कन, इस बात को थोड़ा मैं हाईलाइट करता हूँ, उससे ये पुष्टि की जाती है। अगर मैं कहूँ इसका कि हृदय का बनना, आपका हृदय बन रहा है, ठीक है, जो भी है, तो अगर हृदय बन रहा है तो बनना तो वृद्धि का उदाहरण हो सकता है, लेकिन जो हृदय की धड़कन है वो फिर से बात वही आ गई कि वो फंक्शनल उसका चेंज है, फंक्शनल वर्क है ना। तो वो जो फंक्शनल वर्क है वो आपका किस में आएगा, डेवलपमेंट में आएगा। इन दोनों क्वेश्चंस में उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की जो बेसिक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आ गया होगा। बाकी धीमे धीमे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी ये अच्छा मजबूत होता जाएगा, है ना। अब बात करते हैं कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के कौन कौन से विकास के पक्ष हैं जिन पे हम आगे बात करेंगे, या आगे हर अवस्था में इनको लेके चलेंगे। तो इनके मेनली 4 पक्ष हैं, है ना। मैंने कहा मेनली 4 पक्ष हैं, इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं और इसी में नॉर्मली हम पढ़ के आगे समझते हैं। जैसे इसमें आपको एक मोरल डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रहा होगा, है ना, तो वो कहीं ना कहीं आप उसको कॉग्निटिव लेवल पे भी देख सकते हैं, इमोशनल लेवल पे भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से इनको समझेंगे। सोशल और इमोशनल को नॉर्मली कई जगह एक साथ लेके चला जाता है, तो उस हिसाब से इनमें घटा बढ़ी हो सकती है। तो एक तो फिजिकल डोमेन देखेंगे, उसके बाद आपका इमोशनल डोमेन भी देखेंगे, आपका कॉग्निटिव डोमेन देखेंगे और आपका सोशल डोमेन देखेंगे। इनमें आप पढ़ेंगे फिजिकल डोमेन में आपको बता दिया कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक स्तर पर चीज़ें बात होंगी फिजिकल लेवल पर, कि बच्चा इतने महीने का बच्चा ये कर लेता है, इतने बच्ची का महीना 6 महीने का बच्चा बैठना बिना सपोर्ट के सीख जाता है, इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, है ना। अगर बात करें इमोशनल स्टेज पे, किस बच्चे में कहीं ना कहीं गुस्सा आता है, गुस्से की भावना आती है, प्यार की भावना आती है, सेपरेशन एंग्जाइटी आती है, इस तरीके की भावना हम इमोशनल डोमेन में पढ़ेंगे। अगर बात करें कॉग्निटिव डोमेन की, कि बच्चा इस तरीके से तार्किक हो जाता है, कब उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी आती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक पक्ष में। सामाजिक पक्ष में की बात करें तो कब बच्चा लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करता है, कब बच्चे की पीयर ग्रुपिंग स्टार्ट होती है, स्कूल एज कब स्टार्ट होती है, टॉय एज कब होती है, इस तरीके की चीज़ें हम सोशल डोमेन में पढ़ेंगे। तो आपको बेसिक आइडिया आई होप लग गया होगा कि ये 4 मेनली पक्ष होते हैं विकास के। अब बात आती है कि प्रिंसिपल ऑफ डोमेन क्या है ना, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल जो डोमेन के क्षेत्र में दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है निरंतरता का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी आई होप कि आपको नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि आखिर है क्या। तो मेनली आपको यहाँ वर्ड पे जो फोकस करना है वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है सतत चलने वाली एक प्रक्रिया जो हमेशा होती रहे। तो मैंने बताया कि विकास एक जगह आपका रुकता नहीं है, ग्रोथ की बात करें वो बेशक रुक जाती है, विकास रुकता नहीं है। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं कम और ज़्यादा हो सकती है, बट रुकने की कोई नहीं है। तो मोड़ पे आगे आपका रुक नहीं सकती, कम या उसकी स्पीड में आपको बढ़ोतरी या कम होने को देखता है। तो उसमें यही कहा है मोड़ पे आगे रुकती नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज़ में बच्चा अपने आप को डेवलप करता रहता है, हो सकता है उसकी स्पीड में कभी कम हो जाए, कभी उसका ज़्यादा आ जाए। इनको आप विकासात्मक कार्यों के रूप में देख सकते हैं। आपने अगर नाम सुना होगा हैविंग हस्ट का, तो उन्होंने हर स्टेज के लिए कुछ विकासात्मक कार्य दिए हैं कि इस अवस्था तक बच्चा ये चीज़ें सीख जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूटी को शो करता है। तो आपने ये भी मतलब कहीं ना कहीं ये कोट सुना होगा कि डेवलपमेंट गोज फ्रॉम द बॉम टू टॉम, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक आपका जो विकास है वो देखने को मिलता है। ये जब भी देखने को मिलेगा जब उसमें कंटिन्यूटी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा इस तरीके से समझते हैं कि इसमें दो जो डिबेट के मुद्दे हैं वो इस तरीके से हैं कि ये कंटिन्यूस डेवलपमेंट है या डिसकंटिन्यूस। अलग अलग मानने वाले कई लोग हैं, कुछ लोग इसे कंटिन्यूस मानते हैं, कुछ डिसकंटिन्यूस मानते हैं, है ना। अब कंटिन्यूस में क्या होता होगा, जैसे ये इन्फेंसी स्टेज में जो बच्चा है वो धीमे धीमे बढ़ता जाएगा, मतलब इसका जो भी इसने इस अवस्था में सीखा है वो इस अवस्था में इसके काम आएगा, इस अवस्था में जो भी सीखा है वो इस अवस्था में काम आएगा, इस अवस्था में सीखा हुआ इस अवस्था में काम आएगा। इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, वो कंटिन्यूटी को शो करता है। अगर डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो इस अवस्था में जो बच्चा जिस स्टेज पे है वो उसकी पहली स्टेज है। जैसे ही वो अगली अवस्था में गया तो उस बच्चे के लिए ये अवस्था क्या है, फर्स्ट स्टेज ही है, इसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है।
इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस बच्चे के लिए ये पहली अवस्था है, इस बच्चे के लिए ये पहली अवस्था है। हर बच्चे के लिए जो अवस्था वो है वो उसकी पहली ही अवस्था है, उसका पिछली वाली अवस्था से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इस थ्योरी को मानने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट को मानने वाले लोग। इसमें भी कई साइकोलॉजिस्ट हैं जो आते हैं, वो हम आगे जब स्टेजेस पढ़ेंगे या थ्योरीज पढ़ेंगे उनमें समझेंगे। ये एक अपने आप में डिबेट किए हैं इस तरीके से, और भी कई सारी डिबेट हैं आपकी। तो अगले प्रिंसिपल की अगर बात करें तो वो है दिशा का नियम, डायरेक्शन नियम, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या है, इसमें बच्चे की ये बताया गया है जो विकास होता है वो किन किन दिशाओं में होता है। अभी आपने पढ़ा है जो विकास है वो बहुदिशीय है, तो उसकी जो बहुदिशीय कहने के हैं उसकी कितने टाइप्स हैं, है ना। तो मेनली इसके दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका सेफेलोकॉर्डल है, दूसरा आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल है। सेफेलोकॉर्डल की बात करें तो इसे नॉर्मली हम सिर से धड़ की ओर कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल को हम केंद्र से चारों केंद्र से पर्दी की ओर कहते हैं। अब सिर से धड़ की ओर इसे क्यों कहा जाता है, ये इसको थोड़ा तोड़ के देखते हैं। सेफेलो का मतलब होता है आपका सिर का रीजन, हेड रीजन, है ना, ये वाला रीजन। और आपका कॉर्डल का मतलब होता है टेल का रीजन, मतलब पैरों का रीजन। तो सेफेलो टू कॉर्डल मतलब सिर से धड़ की ओर, इसलिए इसे सेफेलो कॉर्डल मॉडल भी कहा जाता है ना। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले कहा गया है कि आपका सिर का विकास होगा, तब जाके आपके बच्चे के पैरों का विकास होगा। कैसे समझते हैं, तो सबसे पहले कहा जाता है जो बच्चा होता है वो अपना सिर उठाना सीखता है, उसके बाद धीमे धीमे उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है, तब जाके वो कहीं ना कहीं चलना सीखता है ना। तो इससे आपको समझ में आ रहा है, पहले बच्चे ने सिर अपना उठाना सीखा, तब जाके वो कहीं चलना सीखा। तो सिर से धड़ की ओर जो विकास जाता है उसे सेफेलोकॉर्डल या सिर से धड़ की ओर होने वाला विकास कहते हैं। अगर बात करें प्रॉक्सिमोडिस्टल की, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में जो चीज़ कही गई है वो ये है कि केंद्र से पहले केंद्र में चीज़ विकसित होगी, तब जाके वो कहीं ना कहीं आपके पर्दी तक पहुँचेगी। पहले यहाँ चीज़ें होंगी तब जाके यहाँ होगी, ये बात आपको समझना है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि बच्चे की, जैसे इसको मैं इरेज करके बताता हूँ आपको, मान लो कि कंधे को पहले मूव करना सीखेगा, उंगलियों को बाद में, है ना, कि कंधों से साइड पहले डालना सीखेगा, बटन बंद करना बाद में। इस तरीके की जो डेवलपमेंट है वो किस में आएगा, वो प्रॉक्सिमोडिस्टल में आएगा। आई होप एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर अगले प्रिंसिपल की बात करें तो वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हम जानते हैं कि हर समय में कुछ कुछ क्वालिटी होती हैं जो उनमें सिमिलर नहीं होती, है ना। हर कोई बच्चा एक अनोखा बच्चा है। उसको कैसे समझें, उसको दो रूपों में डिवाइड किया है, एक इंट्रापर्सनल एक इंटरपर्सनल। तो नॉर्मली इनका क्या मतलब है, इनको ज़रा समझते हैं। इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इसमें क्या है। तो अगर बात करें इंट्रापर्सनल, तो इंट्रापर्सनल आपको ये ध्यान रखना है, ये आपकी खुद की सेल्फ के बारे में, ठीक है। और इंटरपर्सनली दूसरों के बारे में, अदर्स के बारे में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। एक अंतः व्यक्तित्व है, एक अंतरा व्यक्तित्व है ना। तो जब हम खुद की चीज़ों से, खुद के एक पक्ष को दूसरे पक्ष से कंपेयर करते हैं, तो उसमें आता है इंट्रापर्सनल, है ना। जैसे मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, मैं दौड़ने में अच्छा हूँ, तो हम एक पक्ष को अपने दूसरे पक्ष से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, वो इंट्रापर्सनल में आएगा। अगर बात करें इंटरपर्सनल की, तो मैं दो खुद को किसी और से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आएगा इंटरपर्सनल में। जैसे मैंने कहा मेरी हैंड राइटिंग रमेश की हैंड राइटिंग से अच्छी नहीं है, तो मैं खुद की हैंड राइटिंग को रमेश की हैंड राइटिंग से कंपेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ आएगा आपका इंटरपर्सनल। मैंने कहा मेरी हैंड राइटिंग कम अच्छी है बजाय कि मेरी लिसनिंग पावर की या मेरी रीडिंग पावर की, तो मैं अपनी एक पक्ष को दूसरे पक्ष से कंपेयर कर रहा हूँ, तो वो आएगा इंट्रापर्सनल में, है। या मैं कहूँ 2 साल पहले मेरी हैंड राइटिंग ये थी, आज मेरी हैंड राइटिंग ये है, तो मैं एक ही पक्ष को खुद से ही 2 टाइम ड्यूरेशन में कंपेयर कर रहा हूँ, तो वो इंट्रापर्सनल में आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई होगी तो आपको लूप मोड में इसको 1-2 बार लेक्चर को अटेंड कर लीजिएगा 1.25 पे और 2.0 स्पीड पे लगा के, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की ओर। तो इसमें कहा गया है क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट। क्यूमुलेटिव या संचयी क्या होता है, आपने कहानी सुनी होगी चींटी और चींटे की। तो चींटी क्या है, मेहनत करती है, हमेशा अपने लिए खाना स्टोर करती है ताकि वो ठंड के दिनों में उसको आराम से एंजॉय कर पाए। बट चींटा हमेशा ही एंजॉय करता रहता है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि कुछ बचाना भी है। तो जब चीज़ें संचयी करेंगी तभी आगे जाके उनका कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये संचयी विकास का नियम है। कैसे, हम चीज़ें सीखते जाते हैं तो कभी हमें डायरेक्ट उनके रिजल्ट देखने में नहीं मिलते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें हुई नहीं है, अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन हमारे या एक्टिविटी अंदर हुई नहीं है। वो एकदम से सामने आती है तो हमें लगता है कि वो चीज़ एकदम से हुई, वो एकदम से नहीं होती और कहीं ना कहीं पुराने आपके कामों का वो परिणाम होती है। तो इसी को हम कहेंगे संचय, मतलब वो चीज़ पहले से संचय आप में हो रखी होती है, उसका जो रिजल्ट है वो कुछ समय बाद आता है जब एग्जैक्ट में वो अपना फॉर्मेशन या फॉर्म
ले लेती है चीज़। तो इसी को हम कहेंगे संचयी विकास का नियम। ठीक है, जो प्रकट होते हैं कहीं ना कहीं, जो आपके परिवर्तन है वो अचानक से प्रकट नहीं होते, इसका ये मानना है ना। इसी नियम को आप क्या कहेंगे, संचयी विकास का नियम। बढ़ते हैं अगले की ओर कि विकास में समरूपता क्या है, यूनिफॉर्मिटी क्या है। तो इसका ये मतलब है सीधा सीधा कि आप मतलब बच्चा है, ठीक है, आपकी शादी हुई, आपकी एक बच्चा हुआ, ठीक है, किसी और की शादी हुई उसके बच्चा हुआ, तो आप दोनों का जो बच्चा होगा वो कहीं ना कहीं पहले अपना सिर उठाना सीखेगा, फिर धीमे धीमे चीज़ें पकड़ना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, है ना। तब फिर उसमें मतलब 1 साल या 1.5 साल तक उसमें भाषा आएगी, उसी एज में चलना सीखेगा। तो ये जो क्रम है, सिक्वेंस है डेवलपमेंट का, वो आप हो, आपका फ्रेंड हो, या कोई दक्षिण अफ्रीका में बच्चा रहता हो या इंग्लैंड में बच्चा रहता हो, वो हर जगह सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ इंडिया के बच्चों का तो पहला चलना शुरू हो जाए और बाद में उसका सिर उठाना, और इंग्लैंड के बच्चे का पहले सिर उठाना शुरू हो बाद में उसका चलना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जो सीक्वेंस होगा तो हमेशा समरूपता उसमें आपको देखने को मिलेगी, यही इसका है। हाँ, उसकी जो दर है वो बदल सकती है, उसमें भिन्नता देखी जा सकती है। हो सकता है आपका बच्चा जल्दी चलना सीख जाए, किसी और का बच्चा देर में चलना सीखे, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ बोली गई है समरूपता की, विकास की, तो वो विकास का जो सिक्वेंस है, जो क्रम है, वो समान रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले की ओर, इसमें क्रमबद्धता, तो ये उसी चीज़ को बताती है कि जो आपका क्रम है किस तरीके से, जैसे मान के चलो आपने ये बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, a+b का होल स्क्वायर, उससे पहले आपने ना तो चर अचर राशियाँ, वेरिएबल और कांस्टेंट राशियों के बारे में बताया, ना उसे न्यूमेरिकल ज्ञान बताया, नंबर वैल्यू बताई, किस तरीके से नंबर वैल्यू पुट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लॉजिकल नहीं है ना। पहले आप क्या कहेंगे, पहले आप उसे कहीं ना कहीं नंबर का कॉन्सेप्ट देंगे, है ना, कि नंबर क्या होते हैं, फिर नंबर को आप चारों अचर या कांस्टेंट या वेरिएबल टर्म में बस समझाएंगे, फिर जाके उसे आप एक इक्वेशन पे लेके आएंगे। तो ये एक सीक्वेंस है कि पहले न्यूमेरिकल, फिर वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू का उसे नॉलेज देना, फिर जाके उसे इक्वेशन पे ले जाना। तो ये क्रम को आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, इसी को हम कहते हैं सिक्वेंशियल डेवलपमेंट का रूल, है ना, नियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे सेंटेंस बनाने से पहले, बनाना सिखाने से पहले हम बच्चे को ABCD पढ़ाते हैं, ABCD के बाद उसे वर्ड का फॉर्मेशन बताते हैं, वर्ड के बाद छोटे छोटे उसे फ्रेजेस बताते हैं, फिर जाके हम सेंटेंस पे आते हैं। ये सीक्वेंस है, तो यही डेवलपमेंट का सीक्वेंस है ना, इसी को फॉलो करता है। अगर इस पे भी हम कुछ क्वेश्चनों को समझें तो उससे आपको हो सकता है ज़्यादा सटीक से समझ में आ जाए कि एक बच्चा है अभी वर्ग बनाना नहीं सीखा है, आपको ये देखना है, ठीक है। और ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बात पे आपको जरा विशेष ध्यान देना है कि एक बच्चा है जो वर्ग बनाना नहीं सीखा है और अध्यापक उसको कक्षा में डायमंड की संरचना बता रहे हैं और वो है समझ नहीं पा रहा है, तो बच्चे को किस चीज़ में कठिनाई हो रही है, क्या वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, जनरल टू स्पेसिफिक है, लॉग सीरियसन है, क्रमबद्धता का नियम है, या इंडिविजुअल वेरिएशन है, मतलब अलग अलग बच्चों में भिन्नता का नियम है। तो हमें पता है वर्ग बनाना आता नहीं है, आप उसे डायमंड बनाना सिखा रहे हैं, तो पहले आपने ही एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो नहीं किया है, तो आप बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा उस चीज़ को समझेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्रमबद्धता का नियम इसमें फॉलो होगा, है ना, क्योंकि क्रम से जब आप चीज़ें पढ़ाएंगे, एक सीरीज़ में चीज़ों सिक्वेंस में चीज़ें पढ़ाएंगे, तब तो जाके वो उसे ग्रैब करेगा, समझेगा। जब आप पढ़ाएंगे नहीं तो वो कैसे समझेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके सीक्वेंस को फॉलो करने में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके ये दो हैं, इन्हीं दो में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न देखने को मिलती है। एक है आपका जनरल टू स्पेसिफिक का लॉ, एक है आपका इंटीग्रेशन टू डिफरेंशिएशन का लॉ। इन दोनों को साथ साथ समझेंगे तो हो सकता है आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। कैसे? अगर बात करें जनरल टू स्पेसिफिक की, तो इसमें क्या होगा, पहले बच्चा सामान्य चीज़ों को सीखेगा, फिर जाके वो कहीं ना कहीं चीज़ों को स्पेसिफिक करेगा। कैसे? जैसे पहले क्या होता है, बच्चा बहुत सारी आवाज़ें सुनता है, बहुत सारी आवाज़ें, फिर वो उन बहुत सारी आवाज़ों में से अपनी माँ की या अपने फैमिली मेम्बर की आवाज़ को समझना स्टार्ट कर देता है, पहचानना शुरू कर देता है। तो पहले उसने बहुत सारी आवाज़ें सुनी, फिर एक स्पेसिफिक आवाज़ को उसने पहचानना शुरू कर दिया, तो ये आएगा जनरल टू स्पेसिफिक, है ना। अब बात करें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की, जैसे मान के चलो इसमें जो एग्जांपल दिया है पहले उससे समझते हैं, दूसरा एग्जांपल हम टच करेंगे। इसमें कहा है जैसे 4 महीने का बच्चा है तो वो स्वर निकालना सीखता है ना। उसके बाद 6 महीने का बच्चा व्यंजन निकालना सीखता है, 11 महीने या 12 महीने का बच्चा तीनों को मिला के आपका एक वर्ण निकालना शुरू करता है, और धीमे धीमे वो बोलना शुरू करता है ना, 1 साल के लगभग बच्चा। तो मतलब ये है, जब वो बोलना शुरू कर रहा है, बच्चे ने बोलना, स्पीकिंग अगर बच्चे ने शुरू करी है, तो आप मुझे ये बताएंगे स्पीकिंग में उसके स्वर का साउंड भी शामिल है, उसके कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट व्यंजन भी शामिल है, उसके वर्ण की जो नॉलेज है वो भी शामिल है, लेटर की, उसने अगर शब्द निकाला है तो उसमें वर्ड भी शामिल है। तो जो चीज़ फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे निकली उसमें पिछले सभी जो प्रोडक्ट बने थे उनका कॉम्बिनेशन शामिल है या नहीं।
और अगर पिछले सभी प्रोडक्ट का उसमें कॉम्बिनेशन शामिल है तो वही उसका एकीकरण होगा। तो एकीकरण में आपको ध्यान ये रखना है कि पिछली जो भी पीछे चीज़ें घटित हुई, पिछले जितना डेवलपमेंट हुआ है, उसका कंबाइन करके ही परिणाम आपको आगे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है चीज़ें पहले की कुछ हैं और आगे उसका रिजल्ट कुछ और निकल के आ रहा है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे पहले बच्चा साइकिल सीख रहा है, ठीक है, सपोज करना साइकिल सीख रहा है, तो पहले उसने क्या करा, हैंडल को संभालना सीखा, हैंडल कैसे पकड़ते हैं, ठीक है, हैंडल को पकड़ना सीखा। फिर उसके बाद उसने पैडल मारना सीखा, मतलब हैंडल आगे देख रहा है तो पैडल नहीं मारा जा रहा, पैडल मारा जा रहा है तो आगे नहीं देख पा रहा। तो इनको चीज़ों को उसने अलग अलग सीखा, कैसे पैडल पैडल चलाया है, कैसे हैंडल पकड़ा जाए, फिर दोनों का कोऑर्डिनेशन बनाया, तब जाके फाइनली वो कहीं ना कहीं आपका साइकिल चलाना से आया है ना। तो ये जो साइकिल चलाना से आया है, तो क्या ये पिछले उसकी जो सीखी गई चीज़ें उसको कंबाइन करके ही उसका ये परिणाम नहीं है? बिल्कुल है। तो इसी को कहेंगे हम एकीकरण का नियम। जब उसमें चाहिए आपको क्वेश्चन में ये समझ में आ जाए कि हाँ, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस तरीके से है कि उसमें पिछली सीखी हुई चीज़ें उसके काम आ रही हैं, उसका कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन आगे वाले रिजल्ट में देखने को मिल रहा है, तो वो निश्चित आपका इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में देखने को मिलेगा। जब आपका सामान्य से विशिष्ट जाएगा तो उसी चीज़ में वो आगे बढ़ जाएगा कि पहले बहुत सारी आवाज़ें सुनी, फिर एक स्पेसिफिक आवाज़ को आइडेंटिफाई करना सीख गया, है ना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं कि शुरू में जो बच्चा है अपनी पूरी हथेली से खिलौना पकड़ता है, इसको समझना है आपको। बाद में उस खिलौने को उठाने के लिए हाथ एवं उंगलियों दोनों को सटीकता से प्रयोग में लाता है। अब यहाँ समझने वाली बात कौन सी है, पहले वो हथेली यूज़ कर रहा है, फिर हाथ और हथेली उंगलियां दोनों यूज़ कर रहा है उसको लाने के लिए। तो जो हाथ या हथेली से उठा रहा था उसका आपको आगे भी यूज़ देखने को मिला कि नहीं, पहले अकेला हाथ, फिर हाथ और उंगलियां दोनों का यूज़ कर रहा। तो निश्चित तौर पे एकीकरण और विभेदीकरण आपको देखने को मिलेगा, मतलब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि वो पहले हैंड से पिक कर रहा है, फिर हैंड एंड फिंगर दोनों का यूज़ कर रहा है ना। तो ये बात आपको देखनी है। बढ़ते हैं अगले की ओर। तो अब है कि प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब पूर्वानुमान लगा सकते हैं आप किसी भी, कैसे लगा सकते हैं, जैसे नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हाथ की जो कलाई होती है, मान लो ये आपका हाथ है, तो इसकी जो कलाई की हड्डी है इसका एक्सरे लिया जाता है। इस एक्सरे के बेस पे हम बता सकते हैं कि आगे आने वाले समय में बच्चे की क्या ऊंचाई रहने वाली है, उसका अनुमान हम पहले से लगा सकते हैं उस एक्सरे की मदद से। तो ये कहीं ना कहीं आप पूर्वानुमान लगा रहे हैं ना बच्चे की डेवलपमेंट का, कि बच्चा एक किस स्टेज तक जाकर वो डेवलप कर सकता है, कितनी ऊंचाई उसकी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये कहीं ना कहीं उसका पहले से हम भविष्य को बता के चल रहे हैं, तो पूर्वानुमान कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट का प्रिडिक्टिबिलिटी लॉ। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, विकास रैखिक ना होकर वर्तानुकल मतलब स्पाइरल होता है। इसका क्या मतलब है? देखो, रैखिक का मतलब है सीधी रेखा में चलते जाना। तो मैंने ये बताया कि विकास कंटिन्यूस होता है, बट ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा नहीं हो सकता, किसी स्टेज पे कम होगा, किसी पे ज़्यादा होगा, है ना। तो लीनियर तो विकास होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसमें कहा गया है रैखिक ना होकर वर्तानुकल होता है। मैंने भी कहा कि होगा डेवलपमेंट, किसी जगह बहुत अच्छा होगा, किसी जगह कम होगा, तो इसमें यही कहा है कि ऐसे चलेगा इस तरीके से कि एक अवस्था में अच्छा हुआ, फिर थोड़ा हो सकता है स्लो हो जाए, फिर अगली अवस्था में फिर उसे एक वृद्धि देखने को मिले। जैसे नॉर्मली कहा जाता है आपके शैशव अवस्था में अच्छे से डेवलपमेंट विकास होता है, फिर थोड़ा बहुत आपका मध्य वाले अवस्था में अच्छे से चलता है, फिर अगर देखने की बात आ जाए आपकी मतलब चाइल्डहुड की, लेटर मिडिल चाइल्डहुड की, तो उसमें कम देखने को मिलता है। फिर लेकिन किशोरावस्था में अचानक से फिर से उछाल देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं स्पायरल, है ना। इसको आप करिकुलम वाली फील्ड में भी पढ़ेंगे, जिसे हम स्पायरल करिकुलम के नाम से ईवीएस में इसको यूज़ किया जाता है मेथोडोलॉजी की तरह, वो समझेंगे। अभी आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि विकास इस तरीके से चलता है। तो इसके बेस पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो विकास के बारे में आपको ये बताना है कौन सी बात सही नहीं है। विकास जो आनुवंशिकता एवं वातावरण के बीच की अंतःक्रिया है ना, उकसाने से बढ़ावा नहीं मिलता है, हर अवस्था में अपने खतरे हैं या सभी। तो इसमें नहीं वर्ड को आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर बात करें जो विकास है वो अनुमानसिकता एवं वातावरण के बीच की अंतःक्रिया नहीं है, बिल्कुल है, ये बात अपने आप में सही है। उकसाने से बढ़ावा नहीं मिलता है विकास को, ये बात आपको सोचनी है। हर अवस्था में अपने खतरे हैं, ये बात भी सही है। तो इस हिसाब से देखो, अगर बात करें कि उकसाने से विकास में बढ़ावा नहीं मिलता है, तो ये बात अपने आप में गलत है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि उकसाने से विकास में कहीं ना कहीं कहते हैं ना, मोटिवेशन दे दो तो चीज़ें जल्दी लर्न हो जाती हैं। आप रीइंफोर्समेंट का नाम सुनते हैं, पुनर्बलन, पॉजिटिव पुनर्बलन दो और रिवॉर्ड दो, क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि आपको मानते हैं आप कि उकसाने से आपको विकास में आगे अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे।
तो ये बात सही है और इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है, जो कि इस आंसर हमारा आंसर बैठेगा। बात करें अगले क्वेश्चन की कि राम और रमन भाई भाई हैं लेकिन भी एक समान नहीं है, मतलब उन चीज़ों में भिन्नता पाई जाती है। तो ये कौन सी लॉ में कहीं ना कहीं आता है, लाई करता है। द रेट ग्रोथ इज द सेम, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेराइज, हैव सिमिलर एनवायरनमेंट, हैव सिमिलर जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स। तो इसका बात है कि भाई भाई तो हैं, मतलब कि जेनेटिकली तो हैं बट करेक्टरिस्टिक जो है सेम नहीं है, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं समान नहीं है। ये देखो क्वेश्चन में लिखा है, तो ये कट जाएगा आपका। एनवायरनमेंट सिमिलर मिल रहा है लेकिन फिर भी तो वो समान नहीं है, तो ये बात भी गलत है। रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग है, ये बात उनमें सही है, क्योंकि हो सकता है वो भाई भाई हैं पर इन्वायरमेंट भी सेम मिल रहा है और उनका जो डेवलपमेंट का जो रेट है वो अलग अलग देखने को आपको मिलता है ना। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो डेवलपमेंट को फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं उनको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। आपका पहला आएगा आपका इंटरनल फैक्टर आंतरिक कारक, दूसरा आएगा आपका बाहरी कारक। अब अगर आंतरिक कारक को हम समझेंगे आखिर आंतरिक कारक है क्या, तो जरा आंतरिक कारक को जान लेते हैं कि जो कारक व्यक्ति को अंदर से प्रभावित करें, है ना, उन्हें ही तो हम इंटरनल फैक्टर करेंगे, और जो बाहर से प्रभावित करें उन्हें हम बाहरी कारक या एक्सटर्नल फैक्टर करेंगे। अब इंटरनल फैक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सीधे क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा आंतरिक कारक नहीं है जो डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। 3 होंगे, एक नहीं होगा, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे, है ना। अब समझते हैं हेरिडिटी जो है आपकी, ये बाहर होती है, अंदर ये जीन्स में होती है जो कि हमारे अंदर है, तो आंतरिक में आएगा। बायोलॉजिकल फैक्टर ये भी अंदर होते हैं। इंटेलिजेंस अंदर होती है हमारे, बाहर तो होती नहीं। अब सोशल कल्चर सामाजिक संस्कृति भावनाएं भी अंदर होती हैं। हो सकता है आप ये समझ रहे हो सोशल कल्चर जो है वो सामाजिक संस्कृति आपके आंतरिक कारक में कैसे आई, है ना। तो इसको आपको समझना होगा कि सोशल कल्चर अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि आंतरिक कारक में क्यों ली गई, बाहरी कारक में क्यों नहीं आएगी। क्योंकि हम देखते हैं जो सोशल है, समाज है, वो तो बाहरी तौर पे देखने को मिलता है, बट ये आंतरिक कारक में क्यों ली गई है इसको हम अभी समझेंगे। अब बात करें अगर बाहरी कारक की, तो बाहरी कारक जो बाहर से प्रभावित करते हैं, जैसे माँ के गर्भ के अंदर का वातावरण। अब हो सकता है कुछ लोग इसे पढ़ रहे होंगे कि जब माँ के गर्भ के अंदर का वातावरण है फिर ये एक्सटर्नल फैक्टर में क्यों लाया गया है ना। और माँ के गर्भ के बाहर का वातावरण, ये तो चलो बात समझ में आती है। तो पहले हम बात करते हैं माँ के गर्भ के अंदर के वातावरण की। देखो माँ का गर्भ के अंदर तो आप हैं लेकिन आप खुद के अंदर तो है नहीं, तो आपका तो वो एक्सटर्नल फैक्टर ही है ना, ये बात आपको समझनी होगी। अगर बात करें सोशल कल्चर सामाजिक संस्कृति की, तो आपने दो नाम सुने होंगे, नेचर वर्सेस नर्चर, है ना। तो नेचर मतलब आपका एनवायरनमेंट, नर्चर मतलब कहीं ना कहीं आपकी क्या आ जाएगी, सॉरी, नेचर आपका हेरिडिटरी से होगा, आपकी प्रकृति क्या है, और नर्चर मतलब जो पोषण है, तो मतलब पोषण का किस में आएगा, आपका बाहरी कारक में आएगा। ऐसी सोशल कल्चर की बात करें सामाजिक संस्कृति की, तो संस्कृति का विकास, नैतिकता का विकास ये कहीं ना कहीं आपके अंदर होता है ना। संस्कृति आपके अंदर बसती है, बाहर से उसको मोड़ लिया किया जा सकता है बट वो चीज़ कहाँ होगी, आपके अंदर होगी, इसलिए ये आपके इंटरनल फैक्टर में ही लाई करेगी। ठीक है, पर्यावरण एनवायरनमेंट ये सारी चीज़ें आपके बाहरी फैक्टर में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इसमें जो पहला आपका इंटरनल फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है उसको हम समझेंगे, वो है हेरिडिटी। इसी के साथ आपका एक वर्सेस होता है वो एनवायरनमेंट, तो इसमें आपस में चीज़ें रिलेट करके आती हैं तो उनको समझेंगे। तो हेरिडिटी में अगर सबसे पहले समझें कि आखिर अनुवांशिकता हेरिडिटी है क्या, तो नॉर्मली हेरिडिटी है वो आपकी जीव विज्ञान की एक शाखा के तौर पे देखी जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मेनली उस चीज़ का अध्ययन किया जाता है जो माता पिता या पूर्वजों से हमें गुण के रूप में प्राप्त होते हैं। वो गुण जो हमें कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से या अपने पूर्वजों से विरासत में मिले हैं, उनको हम हेरिडिटी में पढ़ते हैं, उसी को हम जीव विज्ञान की एक शाखा के तौर पर जानते हैं। आई होप आपको ये थोड़ी सी डेफिनेशन हेरिडिटी की क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि पहले हम ये जानेंगे जिन लोगों ने इस पे काम किया उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। तो ड्रेवर हैं, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो आपकी सी टेट में तो नहीं बट यूपी सुपर टेट और यूपी टेट में पूछी जा सकती हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आप वो उसकी भी प्रिपरेशन साथ में कराएं तो नोट्स के तौर पे इसे अपने साथ रख सकते हैं। तो ड्रेवर ने कहा है जो हेरिडिटी है वो माता पिता से शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जो बच्चे में गुणों के रूप में संचरित होती हैं, उन्हीं को हम क्या अनुवांशिकता कहते हैं। मतलब फिजिकल तौर पे या मेंटल लेवल पे आप में जो गुण देखे जाते हैं जो आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं, उन्हीं को हम एज अ हेरिडिटी के रूप में कंसीडर करते हैं। अगर रूथ की बात करें तो इन्होंने कहा है जो माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण होता है, मतलब माता पिता से बच्चे में जो गुण आते हैं, ट्रेड्स आते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। बी एन झा जो कि इंडियन है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी बात अगर माने तो अनुवांशिकता जन्मजात शक्तियों का शोधन है। इन्होंने कहा है कि जो हमें जन्म से जो
कैपेसिटी या कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं, जो पावर मिलती हैं, इननेट पावर जो हमारी होती है, उन्हीं को हम हेरिडिटी में कंसीडर करते हैं। तो कुछ इन लोगों का अपना अपना हेरिडिटी को मानने का है। अगर वुडवर्थ की बात माने तो इन्होंने कहा है जो आनुवंशिकता है वो उसमें सभी बातें शामिल हैं जो बच्चा जन्म से पहले, ऐसा नहीं है कि आप हेरिडिटी में वही चीज़ कंसीडर करेंगे जो जन्म के समय होंगी, बट इन्होंने कहा है जन्म के समय से 9 महीने पूर्व, मतलब जब आप कोई लेडी या माँ कंसेप्शन होती है, मतलब कि कोई बच्ची कंसीव करती है, तो वहीं से वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है जब बच्चा जन्म लेगा तभी उसमें आनुवंशिकता एंटर करेगी, हेरिडिटी एंटर करेगी, नहीं, वो चीज़ कब एंटर कर जाती है, वो जब वो बेबी को कंसीव करती है। तो ये वुडवर्ड की इंपॉर्टेंट है, ये आपको अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, इसको थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि अनुवांशिकता का प्रभाव प्रारंभ होता है। अभी हमने वुडवर्ड की डेफिनेशन पढ़ी, तो आपको ये बताना है इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी स्टार्ट फ्रॉम, कब स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एट अ टाइम ऑफ कंसेप्शन, प्रीनेटल या पोस्टनेटल। तो अभी हमने देखा कि जब बेबी कंसीव करती है कोई माँ, तभी से उसमें हेरिडिटी के फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका गर्भाधान के समय, है ना। अब बात करें प्रीनेटल की, पोस्ट नेटल की। प्रीनेटल की आपकी अवस्था जो है वो कहीं ना कहीं जब 9 महीने बच्चा गर्भ में रहता है, उस अवस्था को प्रीनेटल कहा जाता है, प्रेगनेंसी के से पहले की। पोस्ट नेटल जब आप डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, तो उसके बाद की जो अवस्था होती है उसे पोस्ट नेटल के नाम से जाना जाता है ना। इस बात को आपको समझना है। अगली बात करें तो आपको हेरिडिटी से रिलेटेड आपको 2 हमारी लेक्चर वीडियो ज़रूर देखनी है। उसमें आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि हेरिडिटी कैसे कंसीडर होती है, मतलब बेबी कैसे कंसीव होता है, कैसे किस तरीके से वहाँ गर्भ में डेवलपमेंट होता है। तो उसके लिए ये दोनों वीडियो के आपको प्रीनेटल स्टेज की और हेरिडिटी डिसीज़ और डिसऑर्डर, इन दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इनको ज़रूर देख लीजिए आगे के लेक्चर को कवर करने से पहले, यानी इस लेक्चर के बाद आप इन 2 सेशन को ज़रूर देखिए। ज़्यादा टाइम की नहीं है, बट आपको इसमें जो नॉलेज मिलेगी वो काफ़ी आपकी आगे मदद करेगी, और आप इससे नोट्स ज़रूर बनाइएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब बात करते हैं कि थोड़ा उसको रीकैप कर लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या है हेरिडिटी का, किस तरीके से हेरिडिटी इंटर करती है या क्या रोल है उसका। तो हम सभी जानते हैं जो मेल और फीमेल है उसको हम मेल को एक्स वाई और फीमेल को एक्स एक्स के तौर पे डिनोट करते हैं। तो अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स से फर्टिलाइज या कनेक्ट रहेगा तो एक्स एक्स होगा, जो कि हम एज अ फीमेल चाइल्ड मानते हैं उसको, है ना। अगर मेल का वाई फीमेल के एक्स से कंसीडर करेगा तो एक्स वाई मतलब लड़का यानी मेल चाइल्ड होगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो फर्टिलाइजेशन होता है वो प्लेस लेता है, स्थान लेता है। तो इसमें हेरिडिटी का क्या रोल है, तो इसको जानने के लिए थोड़ी सी हम चीज़ों को समझते हैं। कि आपको पता है कि 23 गुणसूत्र फीमेल के और 23 गुणसूत्र आपके मेल के, मतलब फादर के, ये दोनों कनेक्ट करेंगे तभी आपके 46 गुणसूत्र बनेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, जाइगोट आपका बनता है जिसे संयुक्त कोशिका के रूप में जाना जाता है। उसी में आपका एक होता है न्यूक्लियस, मतलब आपका नाभिक, ये भी आपको पता है। नाभिक के अंदर ही आपके क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्रोमोजोम्स होते हैं। क्रोमोजोम्स के अंदर आपको डीएनए देखने को मिलता है, डीएनए आरएनए दोनों की संरचना, और आरएनए के अंदर ही आपको जीन्स मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके हेरिडिटी के वाहक होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये उनका सीक्वेंस है कि नाभिक के अंदर क्रोमोजोम्स होंगे, क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए होगा, डीएनए के अंदर जीन्स होंगे, जो आपकी हेरिडिटी के क्या होंगे, वाहक होंगे। तो क्वेश्चन के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आनुवंशिकता के वाहक कौन है, तो जीन्स आनुवंशिकता के वाहक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। अब जरा इसको समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का गतिशील प्रभावकारी कारक नहीं है। आपको पूछा है डायनामिक अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन या फिजिकल सराउंडिंग। तो अगर बात करें डायनामिक की, कौन सा डायनामिक नहीं है, इसका मतलब वो स्टेबल होगा। तो क्या है, आनुवंशिकता है, पर्यावरण है, पोषण है, फिजिकल सराउंडिंग है। तो आपको अगर बहुत ध्यान से देखें आप, इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन और फिजिकल सराउंडिंग, ये कहीं ना कहीं आपके एक्सटर्नल फैक्टर में आते हैं। केवल यहाँ हेरिडिटी है जो इंटरनल फैक्टर में आता है, वही आपका डायनामिक नहीं है। इसका रीज़न क्या है, इसका अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो अभी मैंने बात करा कि अनुवांशिकता के वाहक कौन होते हैं, वो आपके जीन्स होते हैं। क्या आप खुद सोचिए कि जीन्स को आप बार बार बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, है ना। जो भी एक बार निर्धारित हो गए हैं वो वापस से बदले नहीं जा सकते, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो गतिशील है, वो डायनामिक हैं, ये हम नहीं कह सकते। वो किस में आएगा, वो आपकी अनुवांशिकता में आएगा। तो ये आई होप आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा क्यों हमने इसको हेरिडिटी टिक करा, है ना। अब बात करते हैं प्रीनेटल की। जो हमने पढ़ा था कि आपका जो बाहरी कारक हैं जो अफेक्ट करते हैं, उसमें हमने पढ़ा था एक माँ के गर्भ के अंदर का वातावरण, जिसको हम नॉर्मल सोचते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपका इंटरनल में आएगा, बट वो एक्चुअल में एक्सटर्नल का पार्ट है।
तो वो क्या होगा, वो प्रसव पूर्व मतलब प्रसव मतलब आपकी जो डिलीवरी है उससे पूर्व का जो वातावरण आपको मिलेगा माँ के गर्भ में, क्योंकि वो है तो कहीं ना कहीं आपके बाहर ही ना, भले ही वो माँ के गर्भ के अंदर है लेकिन आपके शरीर के तो बाहर है उसकी चीज़, इसलिए वो एक्सटर्नल में आएगी। माँ के शरीर की और मानसिक स्वास्थ्य इसमें बहुत इंपॉर्टेंट करता है एक बेबी के लिए। तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डाइट देते हैं जो भी लेडी प्रेग्नेंट होती है। गर्भ में बच्चे को मिलने वाला पोषण उसी से संबंधित है, ठीक है। गर्भ में एकल या बहुगर्भ, इसका क्या मतलब है, आपका मतलब सिंगल या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, इस बात से ज़्यादा रिलेटेड है। अब इफेक्ट ऑफ रेज मतलब इसमें एक्सरे रेज का प्रभाव देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सरे रेज के कोऑर्डिनेशन में आप प्रेग्नेंट लेडी को लाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे के विकास में वो चीज़ अफेक्ट करेगी, है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। या गर्भ में बच्चे को कोई क्षति या आघात लगती है तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रसव पूर्व बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है वो टर्म है आपका टेस्ट्रोजन। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो जिनका सेवन अगर प्रेग्नेंट लेडी कर ले तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे में डाउन सिंड्रोम के लक्षण देखने को मिलते हैं। ये क्या है, इसमें कहीं ना कहीं आपको जो टेस्ट्रोजन है ये एक्चुअल में ड्रग के तौर पे या आपको स्मोक के तौर पे, जो स्मोकिंग करती हैं, ड्रग लेती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं, अल्कोहल का सेवन करती हैं, उनके तौर पे ये देखा जाता है। तो इसको अगर दूसरे नाम से जाना है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी कहा जाता है, FAS। ये भी आपको चाहें तो आप ऐसा नोट के तौर पे इस चीज़ को नोट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन में कई तरीके से आपको पूछा जा सकता है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ बच्चे जल्दी विकसित होते हैं और कुछ बच्चे देर में, इसका क्या कारण है आपको ये बताना है, ठीक है। क्या विकास परपक्वता एवं अनुवांशिकता का परिणाम है? विकास मुख्यतः वातावरण से निर्धारित होता है। हेरिडिटी इज द ओनली फैक्टर। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। आपको इसमें से बताना है कि कुछ बच्चे जल्दी विकसित हो रहे हैं कुछ नहीं या देर में, तो इसका क्या कारण है समझते हैं। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड हेरिडिटी, ये बात सही है। डेवलपमेंट इज द मेनली डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट, तो मेनली डेवलपमेंट जो है एनवायरनमेंट से नहीं है, इसमें आपका हेरिडिटी फैक्टर भी इन्वॉल्व है। केवल हेरिडिटी है ये बात भी गलत हो जाती है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, और डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड हेरिडिटी। तो मैच्योरेशन आपका और हेरिडिटी आपको क्या लग रहा है, ये अलग अलग थोड़ी है, क्योंकि हेरिडिटी में जीन्स आएंगे, जीन्स से ही आपका फिजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन होगा, तो वही तो आपका मैच्योरिटी है। ये दोनों सेम है, इस वजह से ही गलत हो जाता है। कहीं ना कहीं ये टोटल हेरिडिटी की ही बात कर रहे हैं। और अगर बात करें डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, तो मैच्योरिटी में आपका हेरिडिटी आ गया, इसमें आपका हेरिडिटी आ गया। एक्सपीरियंस क्या है, एनवायरनमेंट से मिलेगा, तो इसमें एनवायरनमेंट आ गया। मतलब ये दोनों चीज़ों का आपका परिणाम है, इसलिए फोर्थ विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब जो आने वाला हमारा सेशन होगा, लेक्चर होगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि हेरिडिटी के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं या किन किन लोगों ने इस पर रिसर्च करी है, अपनी अपनी थ्योरी दी है। इसमें आपने मेनली जो नाम जानते हैं वो मेंडल का सुना है, बट मेंडल के अलावा बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने अपने प्रिंसिपल थ्योरीज दी हैं हेरिडिटी के रूप में। मेंडल को हम अगर जानना चाहें तो फादर ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता के जनक के रूप में भी जानते हैं। ये बात आप याद कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपने लेक्चर में, तब तक के लिए आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इन्जॉय किया होगा, काफ़ी नई जानकारी आपको मिली होगी। इसके साथ ही अगर आप प्रैक्टिस रिवीजन करना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर काफ़ी सारे प्रैक्टिस वीडियो आपको सेशन मिल जाएंगे, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो लेक्चर चल रहा है कॉन्सेप्ट रिलेटेड, उसके साथ ही आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। और एंड में तो मिलना ही है, वो कन्फर्म है। तो इसको रिवाइज़ करिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ मस्त रहेंगे, अच्छी से तैयारी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे। मिलेंगे अगले अपने लेक्चर सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।